एक बात सुन लो बहू, मैं अपने बेटे से भरण पोषण मांगने का हक रखती हूँ। पूजा अंदर कमरे में तैयार हो रही थी और दीपक उसका बाहर इंतजार कर रहा था। घड़ी की तरफ देखते हुए उसने पूजा को आवाज लगाई, अरे मैडम, और कितनी देर लगेगी? पार्टी खत्म हो जाएगी तब आओगी क्या? हाँ हाँ आ रही हूँ। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? अब तैयार भी ढंग से ना हो क्या? पूजा तैयार होती होती अंदर कमरे में से ही बोली, अब देख लो, तुम्हारा ही मायका है। वो लोग क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें इतना लेट लेकर आया हूँ? कहीं यही ना सोच ले कि तुम्हें मायके नहीं आने देता। दीपक ने सोफे पर बैठते हुए कहा तो पूजा ने अंदर से ही जवाब दिया, अरे जनाब, अगर अच्छे से तैयार होकर नहीं जाऊंगी तो वो लोग ये भी कह सकते हैं कि तुम मुझे ढंग से नहीं रखते हो। फिर ना कहना कि तुमने तो अपने मायके में मेरी हंसाई करा दी। और जोर से हंस दी। दीपक भी मुस्कुरा कर रह गया। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो पूजा ने अंदर से दीपक को आवाज लगाई, दीपक जरा देखना तो कौन आया है, जैसा आप कहे मालकिन। कहता हुआ दीपक उठा और जाकर दरवाजा खोला तो सामने कोई कोरियर वाला खड़ा था। उसने दीपक को देखते ही उससे पूछा, मिस्टर दीपक के नाम कुरियर है क्या? वो यही रहते हैं? हाँ हाँ मैं ही हूँ। लाओ तो भाई, किसने क्या भेजा है, जरा देखूं तो। कुरियर वाले ने उसे वो कोरियर पकड़ाया, उसके सिग्नेचर लिए और वहाँ से निकल गया। कोरियर खोलकर देखने लगा तो उसके नाम एक नोटिस था, जिसे पढ़ते ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। तभी अंदर से आते हुए पूजा ने कहा, लो हो गई तैयार, बस अब निकलते हैं। वैसे कौन आया था दीपक? पर दीपक ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी भी वो उस पेपर को दोबारा पढ़ रहा था। उसे बिल्कुल चुप देखकर पूजा ने फिर पूछा, क्या हुआ दीपक? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ऐसे क्या आंखें फाड़कर इस पेपर को पढ़ रहे हो? अब देर नहीं हो रही है क्या? दीपक ने पूजा की तरफ देखा और वो पेपर उसके हाथ में पकड़ा दिया। पूजा ने भी उस पेपर को पढ़ा तो उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा और वो दीपक से बोली, ये औरत ऐसा कैसे कर सकती है? बिल्कुल चैन नहीं है इसे। खुद की जिंदगी तो सुख चैन से जी ली, अब हमारी जिंदगी को जहनुम बना रखा है। पूरा मूड अपसेट कर दिया। कह देती हूँ, एक पैसा नहीं देने वाली मैं उस औरत को। दीपक अब भी चुप ही खड़ा था। उसको चुप देखकर पूजा भड़कते हुए बोली, अब बोलो भी करना क्या है? मैंने पहले ही कहा था कि रबड़ को भी उतना ही खींचो जितना वो खींच सके, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पूरा रबड़ तोड़ने की लगी थी। अब मुझसे क्या पूछ रही हो कि करना क्या है? दीपक ने भी भड़कते हुए कहा। दीपक के चिल्लाने पर पूजा भी गुस्से में पैर पटकती हुई अंदर कमरे में चली गई। दोनों ने अपना जाना कैंसिल कर दिया। थोड़ी देर बाद दीपक उस नोटिस को लेकर कमरे में गया और पूजा से बोला, अब बैठी क्या हो, चलो मामा जी के घर चलते हैं। मुझे नहीं जाना तुम्हारे मामा के घर पर, और उस औरत की शक्ल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं देखनी। पता नहीं अपने आप को समझती क्या है। कोर्ट के चक्कर लगाओ, उससे बेहतर है मामा जी के घर चले चलो। दीपक ने जब दो टूक बात की तो पूजा मन मार कर उठी और दीपक के साथ उसके मामा जी के घर के लिए रवाना हो गई। कार चलाते समय दीपक को याद हो आया अपना बचपन, जो कि काफी गरीबी और तंगहाली में गुजरा था। पिता की जब मौत हुई थी तो ले देकर उनके पास 2 कमरे का घर था। माँ सरिता भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इस कारण वो दूसरों के घर खाना बनाने का काम करने लगी। हालांकि उसके नाना जी ने काफी कहा कि दीपक को हम रख लेंगे और तुम्हारी दूसरी शादी करवा देते हैं, पर दीपक के लिए वो तैयार नहीं हुई। दीपक पढ़ने में अच्छा था, इसलिए वो उसमें ही अपना भविष्य देखती थी। उसे पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अकेले ने मेहनत की। दीपक को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में उसके ननिहाल का बहुत योगदान रहा। इन सब में नाना नानी के बाद मामा मामी ने भी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। आखिर सबकी मेहनत रंग लाई और वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पा गया। नौकरी लगने के साथ ही सरिता ने अपने बेटे दीपक के लिए पूजा को पसंद कर लिया और उसे अपने घर की बहू बनाकर अपने घर ले आई। दीपक ने काफी मेहनत करके अपना बड़ा सा मकान भी बना लिया। 2 साल बाद दोनों एक बेटे के माता पिता भी बन गए। कहते हैं जब सब कुछ अच्छा होता है तो इंसान का दिमाग भी घूमता है। अब पूजा का स्वभाव बदलने लगा था। उससे सरिता जी की सेवा नहीं होती थी। बात बात पर उन्हें ताने सुनाना उसकी आदत हो चुकी थी। धीरे धीरे उसने दीपक को भी अपने ही रंग में रंग लिया। लेकिन हालात तब ज्यादा बिगड़ गए जब 4 महीने पहले मामा जी की मृत्यु हुई। इधर सरिता जी तो अपने मायके आई हुई थी।
उधर पूजा ने उनके आने के सारे रास्ते बंद कर दिए। पूजा जानती थी कि सरिता जी को सबसे बड़ा संबल अपने मायके वालों का था, पर अब मायके में ही कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि मामा जी तो अब रहे नहीं। तो जब 15 दिन का सारा कार्यक्रम निपटा तो पूजा ने दीपक से कहकर सरिता जी को वृद्धा आश्रम ही भेज दिया। पर अब 6 महीने बाद सरिता जी की तरफ से नोटिस मामा जी के बेटे राकेश ने भेजा था। दोनों इसी बात को लेकर सकते में आ चुके थे, मतलब माँ राकेश भैया के पास उनके घर पर है। सोचते सोचते मामा जी का घर भी आ गया। वहाँ पहुँचे तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। राकेश और माँ बाहर सोफे पर ही बैठे हुए हैं। दीपक और पूजा को आया हुआ देखकर मुस्कुरा कर बोला, हमें पता था कि तुम लोग जरूर आओगे, इसलिए तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। राकेश को इग्नोर करते हुए दीपक माँ से बोला, माँ ये सब क्या है? आपने अपने ही बेटे को नोटिस भेज दिया। माँ उसकी तरफ देखते हुए बोली, इसमें गलत क्या है दीपक? मैंने तो नोटिस ही भेजा है, तुमने तो मुझे वृद्धाश्रम भेज दिया था। ये तो शुक्र मनाओ कि मेरे भाई की छमाही थी, तो मेरा भतीजा वृद्धा आश्रम में उस दिन लोगों को खाना खिलाने गया था जहाँ मैं उसे मिल गई, नहीं तो मेरी पूरी जिंदगी वृद्धा आश्रम में ही बीतती। तभी पूजा बोली, हाँ तो शौक से रहिए ना, अपने मायके में हमारी छाती पर मूंग क्यों दल रही है आप? मेरे मायके वालों को तो मैं अखर नहीं रही हूँ बहू, वो मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते। कम से कम मेरी किस्मत इतनी अच्छी तो है, लेकिन मुझे भी तो रहने के लिए अपनी छत चाहिए, अपने खर्च के लिए पैसे चाहिए। जब मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसको पालने पोसने में लगाई है तो उसका हर्जाना दूसरों से क्यों मांगू? दीपक के कुछ कहने से पहले ही पूजा बीच में बोल उठी, किस चीज के पैसे दे आपको? आपके पास था ही क्या? कोई प्रॉपर्टी नहीं थी आपके पास? और मकान भी हमने बनवाया है। दीपक पति है मेरा, एक पैसा नहीं देने दूं मैं आपको। बहू तेरा पति तुझे मुबारक हो, मुझे तो मेरे भरण पोषण के पैसे चाहिए। भीख नहीं मांग रही हूँ, हक मांग रही हूँ। तुम लोग खुद नहीं दोगे तो कोर्ट जाकर लूंगी, पर लूंगी जरूर। आखिर मैंने अपनी पूरी जिंदगी स्वाहा की है, इसके लिए चाहती तो मैं भी दूसरी शादी कर सकती थी, पर इसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। पूजा भी कहाँ चुप रहने वाली थी, बात को पलटते हुए बोली, आखिर आप भी दुनिया वालों के भड़काने में आ गई। अरे ये लोग तो पराये हैं माँ जी, लेकिन हम तो आपके अपने थे। आप हम लोगों से कोर्ट के चक्कर लगवाओगी? उसकी बात सुनकर माँ मुस्कुराते हुए बोली, वाह बहू, आज ये पराये हो गए और तुम अपनी, जबकि तुम भूल गई मुझे घर से भी तुमने ही निकाला था। दर बदर की ठोकर खाने के लिए मुझे छोड़ दिया। ये तो भला हो इन लोगों का कि इन लोगों ने मुझे घर में जगह दी। तब तुम्हें याद नहीं आया था कि जो तुम काम कर रही हो वो कोर्ट से चक्कर लगाने के लायक ही है। तभी राकेश बोला, देख दीपक, मुझे पूजा से कोई बात नहीं करनी। अब तो बता, बाहर ही सेटलमेंट करेगा या कोर्ट चलेगा? तुम लोगों को बुआ को घर में रहने के लिए छत देनी ही पड़ेगी, भरण पोषण के पैसे देने पड़ेंगे, उनके खर्चे उठाने पड़ेंगे, नहीं तो हम कानून का सहारा ले रहे हैं। और तुम पढ़े लिखे हो, कानून तुम भी जानते हो क्या होगा, तुम्हें भी अच्छे से पता है। इससे पहले पूजा कुछ कहती, दीपक ने उसे इशारा करके चुप करा दिया और राकेश ने बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या चाहते हैं आप? ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बुआ को रहने के लिए अपने घर में कमरा देना पड़ेगा, साथ ही उनके गुजर बसर के लिए भरण पोषण देना पड़ेगा। जब घर में ही रह रही है तो गुजर बसर के लिए अलग से पैसे क्यों? बीच में ही पूजा बोल पड़ी। तभी माँ बोली, बहू मैं वहाँ रहूंगी जरूर, पर अपना खाना पीना खुद ही कर लूंगी, मुझे तेरे टुकड़ों की जरूरत नहीं है। आखिरकार पूरा मामला कोर्ट के बाहर ही सेटल किया गया, जिसके तहत सरिता जी को घर में रहने के लिए 2 कमरे दे दिए गए और भरण पोषण और बाकी खर्चा दीपक को ही उठाना पड़ा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल कहानी मेला को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।